इससे पहले कि हम लोग PT 365 साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का टॉपिक शुरू करें, आप ये न्यूज़ देखिए। ये न्यूज़ आई है बिहार से और बहुत रिसेंट न्यूज़ है, ये 2-3 महीनों के अंदर की। सिर्फ 16 करोड़ का इंजेक्शन बचा सकता है 10 महीने आयांश की जान। माँ ने PM से लगाई गुहार कि हमें इसके लिए जो है इंजेक्शन दिलवा दीजिए, सस्ते में अरेंज कर दीजिए। इस इंजेक्शन का नाम देखिए, ज़ोलगेंसमा, 16 करोड़ का। आयांश अकेला बच्चा नहीं है जिसको ये इंजेक्शन चाहिए, ये आयांश है, 10 महीने का बच्चा है। राजस्थान से भी ये न्यूज़ देखिए, ये भी 10 महीने का बच्चा है, नागौर से, राजस्थान से। इसको भी वो 16 करोड़ का इंजेक्शन चाहिए। ये क्या है? ये एक बीमारी है। इस बीमारी का नाम है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफिक जेनेटिक डिजीज है। बचपन से ही होता है। ये बहुत ही रेयर डिजीज है और इसके लिए जो इंजेक्शन पड़ती है उससे जीन चेंज हो जाता है। वो इंजेक्शन आती है 16 करोड़ की। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि पहले तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ IPR में। दूसरा क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि क्या उस बच्चे को जो कंपनी जो इंजेक्शन दे रही है 16 करोड़ का, क्या उस कंपनी को वो इंजेक्शन 10 रुपये, 5 रुपये, 1 लाख, 2 लाख में दे देना चाहिए? बच्चे की जान तो बचेगी अगर सस्ता में दे दिया जाए तो। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। जिस इंसान ने इस इंजेक्शन को डेवलप किया या जिस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इस इंजेक्शन को डेवलप किया, उसने अपना लाइफ लॉन्ग बहुत सारा टाइम दिया होगा, बहुत सारे रिसोर्सेज लगाए होंगे। हो सकता है कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, रिसर्च करने के लिए बहुत लोन लिया होगा। हो सकता है वो लोन अरबों में होगा। तो कल को एक रेयर डिजीज के लिए जिसके कि कस्टमर्स भी बहुत कम हैं, अगर वो बहुत सस्ते में दे दें जिस पे उनकी प्राइस डिस्कवरी नहीं हो रही, जिनको प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो हो सकता है कि वो लोन नहीं चुका पाएंगे। लोन नहीं चुका पाएंगे तो फिर हो सकता है कि वो रिसर्च इंस्टीट्यूट बंद हो जाए, वो रिसर्चर्स तबाह हो जाए। तो फिर क्या वो आगे ऐसा कोई इंजेक्शन डेवलप करेंगे? क्या वो आगे ऐसा कोई रिसर्च कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, दिवालिया हो जाएंगे। तो फिर करें क्या? करें क्या फिर? इसी चीज़ से अब रिलेटेड है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। कोई मेडिसिन डेवलप करना, कोई इन्वेंशन करना आपके दिमाग की उपज है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। अब आप कार खरीद लेते हो, हाउस खरीद लेते हो, ज़मीन खरीद लेते हो, वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ, कार का जिसने डिजाइन किया होगा वो कार की डिजाइन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो सकती है, लेकिन आपने तो बस कैश दिया और कार खरीद लिया, तो वो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। मूविंग हो सकती है, नॉन मूविंग हो सकती है, बट वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है। आपने कोई पोएम लिख दिया, आपने कोई स्टोरी लिख दी, पब्लिश करवा दिया, या आपने विजन का मैगजीन बना दिया, वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई, ठीक, जो आपके दिमाग की उपज है। तो अगर कोई इंसान इन्वेंशन करता है, नई चीज़ बनाता है, क्रिएट करता है, तो क्यों ना ऐसा करें कि उस इंसान को उस पर राइट्स दे दें और वो चाहे तो उसको सेल कर सके, ताकि उसका इन्वेंशन जो है, उसका क्रिएशन जो है, सोसाइटी के लोग भी एंजॉय करें। चाहे वो मेडिसिन हो, पोएम हो, डिजाइन हो, पेटेंट हो, सोसाइटी भी एंजॉय करे और इंसान को भी उसके बदले में पैसा मिल जाए, ताकि वो इन्वेंशन करता रहे, इनोवेशन करता रहे, रिसर्च करता रहे और सोसाइटी के लिए जो है, डेवलपमेंट के लिए चीज़ें मिलती रहे, है ना? तभी तो रिसर्चर को सपोर्ट हो पाएगा। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं PT 365 साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का टॉपिक। तो क्या क्या पढ़ेंगे, मैं आपको पहले एक स्ट्रक्चर दे देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे लेक्चर में कि आगे क्या आने वाला है। तो सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि भाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं। तो ये टॉपिक डिस्कस होगा। फिर हम उसके टाइप्स डिस्कस करेंगे। कई लोगों को लगता है कि पेटेंट इज इक्वल टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इज इक्वल टू पेटेंट। ऐसा नहीं है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एक अम्ब्रेला टर्म है, उसमें कई तरह की चीज़ें आती हैं। पेटेंट उसमें से एक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पेटेंट उसमें से, ये वाला आप देखिए, पेटेंट उसमें से एक है। तो ये सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के टाइप्स हैं, राइट? टाइप्स कर लेंगे। फिर ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का कॉन्सेप्ट जो है फॉरेन से आया है, कहीं कि आप इंटरनेशनल लेवल से आया, तो हम इंटरनेशनल लेवल पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, उसके लिए क्या क्या बॉडीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, वो सारी चीज़ें इंटरनेशनल लेवल पे पढ़ेंगे। इंटरनेशनल लेवल पे पढ़ेंगे तो यहाँ तो हमें मेंशन करना ही पड़ेगा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, कुछ कन्वेंशन रिलेटेड है, वो भी देखेंगे एकदम शुरुआत से। साथ ही साथ WTO भी इन्वॉल्व है, क्योंकि ट्रेड में भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात होती है। ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ट्रिप्स करके होता है और यूपीएससी के फेवरेट एरिया है। हर साल यूपीएससी कहीं ना कहीं से WTO से क्वेश्चन पूछता ही है। ये हो गई इंटरनेशनल लेवल पे बात। फिर हम इसको नेशनल लेवल पे जाएंगे कि भाई इंडिया भी तो इस चीज़ में धीरे धीरे है। इंडिया थोड़ा लेट है, बट इंडिया भी कोशिश कर रही है इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करने की। नेशनल लेवल पे बात करेंगे तो इंडिया के उसमें कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स देखने पड़ेंगे हमें, जैसे कि एक कपिला स्कीम न्यूज़ में है। ये PT 365 पहले वाले में नहीं दिया हुआ था, शंकर में दिया हुआ था, लेकिन अपडेटेड में आ गया। तो कपिला पढ़ना है हमें। एक पेटेंट प्रोसिक्यूशन हाईवे प्रोग्राम है, वो पिछले साल का है, वो मैं ऐड करूँगा। पेटेंट प्रोसिक्यूशन हाईवे प्रोग्राम, यह भी आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे लेक्चर आगे आएगा आप नोट कर लीजिएगा। पेटेंट प्रोसिक्यूशन हाईवे प्रोग्राम देखेंगे। इसके अलावा क्या इंडिया की कोई IPR पॉलिसी नहीं है? हाँ बिल्कुल है, इंडिया की IPR पॉलिसी है, नेशनल IPR पॉलिसी
उसको देखेंगे क्या पॉलिसी है इंडिया की, 2016 की ये पॉलिसी है। इस बार का जब आप PT 365 देखेंगे तो उसमें दिया हुआ। अच्छा, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ओवरऑल नेशनल लेवल पे पेटेंट के पूरे सिस्टम की एडमिनिस्ट्रेशन कैसे की जाती है, कौन सा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है, CGP DTM वगैरह देखेंगे। उसके ऊपर जो एपेलेट ट्रिब्यूनल था उसमें क्या चेंज हुए, क्या एपेलेट ट्रिब्यूनल हटा दिया गया CGP DTM के ऊपर पेटेंट से रिलेटेड, उन चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। और जो PT 365 आपकी इस बार की है उसमें एक चीज़ आपको पढ़नी है, पेटेंट अमेंडमेंट रूल्स। पेटेंट अमेंडमेंट रूल्स ये 2020 का है, ये पढ़ना है। साथ ही साथ जो अपडेटेड वाला आया तो उसमें एक नई चीज़ आ गई है, वो पेटेंट से नहीं, वो कॉपीराइट से रिलेटेड है, वो भी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। वो है कॉपीराइट अमेंडमेंट रूल्स 2021, इसको देखा जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको क्या करूँगा, कुछ रैंक्स और इंडाइसेस हैं। वो इंडाइसेस क्या क्या हैं, एक तो मैं आपको ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पढ़ाऊंगा, ये पिछली बार आया था, लेकिन मैं आपको जो रिसेंट रैंकिंग होगी इंडिया की वो बताऊंगा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। और एक IPR इंडेक्स भी बताऊंगा, IPR इंडेक्स। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगा, पेटेंट पूलिंग, जो कि कोविड के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। पेटेंट पूलिंग क्या होती है और इंडिया इसके लिए क्या कर रही है। एक और टॉपिक रिलेटेड है GI सेड, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया, बट आई विल स्टिल रिविजिट इट ताकि आपको फिर से वो रिवाइज हो जाए। एक और प्रोग्राम डिस्कस होगा, जैसे कपिला है वैसे ही एक और प्रोग्राम डिस्कस होगा, प्रोपेल इंडिया, शंकर से लिया गया। तो ये सारे टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते क्या हैं और इसके कितने टाइप्स हैं। एक बार एक झलक आप इस इमेज को देख लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं। तो क्या होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। देखिए, सबसे पहले हम IPR को समझे, उसके पहले हमें सिंपली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी समझना पड़ेगा, उसके बाद हम उसके राइट्स देख लेंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी आप समझ ही रहो, उससे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिफरेंट कैसे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपकी माइंड की क्रिएशन होती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज क्रिएशंस ऑफ, जो कि अम्ब्रेला टर्म है, तो वी आर राइटिंग क्रिएशंस ऑफ माइंड। क्रिएशंस ऑफ माइंड क्या एग्जांपल हो सकते हैं इसके, मान लीजिए किसी ने कोई इन्वेंशन किया है तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगा। मान लीजिए किसी ने कोई लिटरेरी या आर्टिस्टिक वर्क किया है, लिटरेरी या आर्टिस्टिक वर्क किया, जैसे कोई पेंटिंग की है, तो आप सिंपली किसी और की पेंटिंग थोड़े ना हड़प के बेच दोगे, तो आर्टिस्टिक वर्क किया किसी ने कोई इंडस्ट्रियल डिजाइन जो है ड्रॉ किया है, वो भी हो सकता है। लोगो, सिंबल, है ना, इमेजेस जो होते हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में जो यूज़ की जाती हैं, इन सारी चीज़ों का जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का प्रोटेक्शन लिया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती हैं, जो कि मेंटल क्रिएशन होती हैं, और उसमें डिफरेंट टाइप है। जब आप टाइप देखेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी। सो अब ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्यों होती हैं और ये क्यों आए। देखिए, किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, लेकिन सोचिए कि कोई किसी इनोवेशन को, इन्वेंशन को हम यूज़ ना करने दें सोसाइटी के लिए, सारी पोएट्री बंद कर दी जाए, जो लिखे बस वही पढ़े, बाकी लोगों को कोई मतलब नहीं, है ना, या फिर सारे को ओपन कर दें कि कोई भी अपना जो लिटरेरी वर्क कर रहा है और सबकी पायरेसी हो रही है जम के, तो फिर काम कैसे चलेगा। सोसाइटी का भी बेनिफिट हो और उस क्रिएटर का भी बेनिफिट हो, उसको उसके बदले में कुछ कॉमर्स मिले, उसके बदले में कुछ पैसा मिले, इसी के लिए उसको राइट दिए जाते हैं। और वही जो होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के उसका ऊपर उसका राइट होता है। तो क्या एक बैलेंस बनाता है ना। IPR करता क्या है, मिक्स बैलेंस बिटवीन होम, एक तरफ तो आपका इनोवेटर हो गया और दूसरी तरफ क्या हो जाएगी, आपकी जो पब्लिक है ना, वाइडर पब्लिक इंटरेस्ट। सोसाइटी को डेवलप करना है। अब किसी ने सीवेज ट्रीटमेंट के लिए कोई मान लीजिए कि पेटेंट बना दिया, इन्वेंशन कर दिया, तो उसके बदले में उसको पैसा मिलना चाहिए ना, उसके राइट्स होने चाहिए उस पर, और सोसाइटी भी जो है बेनिफिट उठाए उस चीज़ का, तो वाइडर पब्लिक इंटरेस्ट भी फुलफिल हो पाए और उस इंसान का जो है इंटरेस्ट भी फुलफिल हो पाए, जो कि इनोवेटर है, जो कि क्रिएटर है। तो इससे होता क्या है कि क्रिएटिविटी और इनोवेशन फ्लरिश करती है, और रिसर्चर जो है इस चीज़ से इंसेंटिव पाके अपना काम कंटिन्यू रखता है, क्योंकि उसने अपना काम किया है, अपनी लाइफ लगाई है, इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसको रिटर्न तो मिलना चाहिए ना। इंटरनेशनल लेवल पे, इनफैक्ट इंटरनेशनल लेवल पे जो आपका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है, उसका जब आप आर्टिकल 27 देखेंगे ना, तो वहाँ पे भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात की गई है। आर्टिकल 27 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हैज़ वन कंपोनेंट, वो है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये आपके जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आए थे वो 1948 में आए थे यूनाइटेड नेशन की तरफ से, 1948 में, ओके, और इसको रेटिफाई भी किया था 1948 में।
तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की पूरी मैंने आपके सामने पीडीएफ रखी है, आपको नहीं पढ़नी है, लेकिन जस्ट वांटेड टू शो यू द आर्टिकल 27 ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। आर्टिकल 27 में देखिए 2 क्लॉज हैं 1 एंड 2। यहाँ पे देखिए, एवरीवन हैज़ द राइट टू द प्रोटेक्शन ऑफ द मोरल एंड मटेरियल इंटरेस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम एनी साइंटिफिक, लिटरेरी और आर्टिस्टिक प्रोडक्शन फ्रॉम ऑफ विच ही इज ए ऑथर। समझे? लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की कहानी यहाँ से नहीं शुरू हुई थी, कहानी बहुत पहले से शुरू हुई थी। कहानी शुरू हुई थी 1883 से और कहानी शुरू हुई थी 1886 में। 1883 और 1886 में क्या हुआ था ये आपको याद रखना है। इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी, तो लोग अपना इंडस्ट्रियल डिजाइन, अपना प्रोटेक्शन के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए लोगों ने जो मीटिंग की 1883 में, उसको फ्रांस में, पेरिस। अच्छा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स भी फ्रांस में, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स भी फ्रांस पेरिस में हुए थे 1948 में साइन। तो 1883 में क्या हुआ, 1883 में उसी फ्रांस पेरिस में एक कन्वेंशन हुई थी, उसको बोलते हैं पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। अब कई लोग वहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी अपना जो है डेवलप कर रहे थे और वो चाहते थे कि जो डेवलपमेंट कर रहे हैं उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का प्रोटेक्शन मिले, कोई और ना यूज़ कर ले। तो पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी जो हुआ था वो हुआ था कहाँ पे, 1883 में पेरिस में। तो सबसे पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की यहाँ पे बात हुई थी। उसके अलावा 1886 में स्विट्जरलैंड के बर्न में एक कन्वेंशन हुई थी, उसको बोलते हैं बर्न कन्वेंशन। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी वाला पहले हो गया 1883 पेरिस में। अब स्विट्जरलैंड के बर्न कन्वेंशन में क्या होता है 1886 में, बर्न कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स। बर्न कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स। आप खुद समझ सकते हैं कि लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, सब कुछ कवर होने लगा यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर, और ये काफ़ी पहले ये शुरुआत हो गई थी। अच्छा, टुडे ये दोनों जो कन्वेंशन है इसकी एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है, इन दोनों कन्वेंशन की एडमिनिस्ट्रेशन आज करता है वाइपो। तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी आपने सीख लिया। वाइपो क्या है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और ये कब फॉर्मेशन हुई थी इसकी, 1967 में। ये क्या है, ये यूनाइटेड नेशन का एक स्पेशलाइज एजेंसी है। यूनाइटेड नेशन का 15 स्पेशलाइज एजेंसी होती है, उसमें से एक है ये। इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो इकोसॉक है, यूनाइटेड नेशन का इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये यही जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए पूरे वर्ल्ड लेवल पे काम करता है। इसलिए जो कन्वेंशन हुआ था देखिए 1967 का कन्वेंशन इस्टेब्लिशिंग द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, आप अगर जानना चाहें कि यूनाइटेड नेशन के स्पेशलाइज एजेंसी के बारे में अगर एक बार तो देखिए, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, यूपीएससी की ये सारे फेवरेट हैं, सारे फेवरेट हैं। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ये थोड़ा कम फेवरेट है, ओके। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बहुत फेवरेट है। आईएमओ कहने की जरूरत नहीं है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को कहने की ज़रूरत नहीं है ना। यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा ये कम इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कम इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के अंदर जो है, ग्रुप के अंदर ओवरऑल इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जो कि बहुत न्यूज़ में रहता है IDA, ये मेनली डेवलपमेंट का काम करता है। ये सारे इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अगेन कहने की जरूरत नहीं, देखिए यहाँ पे आ गया वाइपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन कम इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये सारे जो 15 यूनाइटेड नेशन के स्पेशलाइज एजेंसी हैं। ये तो आपने वर्ल्ड लेवल पे देख ली IP का क्या सिस्टम है। नेशनल लेवल पे क्या, नेशनल लेवल पे आप चले जाइए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में। ये मैंने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल करा दी इसकी, तो बहुत डिटेल फिर से नहीं जाऊंगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, क्या डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, जो नाम चेंज करके आया है यहाँ पे। मैंने आपको पहले ये सब भी बता दिया कि इंटरनल ट्रेड कहाँ से कैसे इनके पास गया।
डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर, और इसके अंदर एक ऑफिस है, उस ऑफिस का नाम है CGPDTM। ऑफिस का नाम क्या है? CGPDTM। CGPDTM का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन्स एंड ट्रेडमार्क्स। कौन है ये? कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डी से डिजाइन्स और जहाँ डिजाइन्स, और लास्ट में क्या है? TM से ट्रेड मार्क्स। ये ऑफिस कहाँ है? DPIIT में, और DPIIT कहाँ है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में। यहीं से एडमिनिस्ट्रेशन होती है आपके कंट्री में पेटेंट वगैरह की बात। तो ये CGPDTM करता क्या? नाम में क्या है? पेटेंट, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क। ओके, तो CGPDTM करता क्या? सबसे पहले तो पेटेंट को देखेगा। तो इंडिया में एक्चुअली पेटेंट्स एक्ट है। पेटेंट्स एक्ट कब का है? 1970 का। ओके, उसको देखेगा। डिजाइन है तो इंडिया में डिजाइन्स एक्ट भी है। ये आपको एक्ट का साल याद रखना है क्या? बिल्कुल नहीं। डिजाइन्स एक्ट है 2000 का, है ना। और साथ ही साथ ट्रेडमार्क है तो इंडिया में ट्रेडमार्क का भी एक्ट है, ट्रेडमार्क्स एक्ट। साल याद रखना है क्या? बिल्कुल नहीं। ट्रेडमार्क्स एक्ट कब का है? 1999 का। तो क्या इतना ही करेगा? नहीं, ये इन सारी की एडमिनिस्ट्रेशन भी देखेगा कि कंट्री में सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा, और साथ ही साथ गवर्नमेंट को जो है इन पे एडवाइस भी करेगा इन मैटर्स पे। बट इतना ही नहीं है। आपने बार बार सुना है कि इंडिया में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का कॉन्सेप्ट है कि कोई प्रोडक्ट, एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट जो है एक लोकल इंडिजिनस प्रोडक्ट है, कहीं जगह से आता है, तो उसका कैसे किया जाता है? जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है उसके पीछे भी एक एक्ट है। उस एक्ट का नाम है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स, और ब्रैकेट में और है रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन। ये एक्ट कब का है? ये एक्ट है 1999 का। ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन 1999। इसको एडमिनिस्टर कौन करता है? इसके लिए है एक रजिस्ट्री, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री। ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री मतलब वहाँ पे पूरा मेंटेन होगा रजिस्ट्री में कि कौन कौन से ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस हैं। और ये रजिस्ट्री कहाँ पे है? ये रजिस्ट्री है आपके CGPDTM के अंदर, ये जो रजिस्ट्री है। तो आप समझ गए, पेटेंट्स एक्ट, डिजाइन्स एक्ट, ट्रेडमार्क्स एक्ट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, उसके अंदर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री। ये सारी चीज़ों को कौन देखता है? CGPDTM। अच्छा, जो मैंने इंटरनेशनल लेवल पे पढ़ाया था उसमें थोड़ी सी और चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। इंटरनेशनल लेवल पे जो IPR बताया था मैंने आपको, उसमें थोड़ी चीज़ें और ऐड करूँगा। पहले तो ये बता दूँ कि IPR जो है इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो एक तो हो गया आपका पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी 1883 वाला। जो पेरिस जो कन्वेंशन हुआ वो किस चीज़ के लिए था? वो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के लिए था, है ना। और दूसरा 1886 का बर्न कन्वेंशन, वो किसके लिए था? लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स के लिए था। तो लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क मतलब क्या होता है? कॉपीराइट की बात होगी, है ना। और इन दोनों को कौन एडमिनिस्टर करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वो क्या स्पेशलाइज एजेंसी है, कब बना था, कैसे बना था, ये सारी चीज़ें बता दी। ये तो वाइपो हो गया। इसके अलावा मैंने आपको बोला था कि WTO भी इन्वॉल्व है। WTO क्यों इन्वॉल्व है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का अग्रीमेंट क्या है? उसके अंदर एक है ट्रिप्स अग्रीमेंट, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। WTO ये भी देखता है कि जब ट्रेड हो रहा है तो वहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की भी सिक्योरिटी, सेफ्टी मेंटेन रहे। तो जो ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, ट्रिप्स जो अग्रीमेंट है ना, WTO का क्या अग्रीमेंट है? ट्रिप्स अग्रीमेंट। वो भी आपके ओवरऑल जो वर्ल्ड के लेवल पे IPR है उसी से प्रभावित है। तो ऊपर के जो 1883 का जो कन्वेंशन था, जो 1886 का कन्वेंशन था, उससे सारा ज्ञान लेके WTO के अग्रीमेंट में ट्रिप्स में डाला हुआ है ताकि वो कन्वेंशन भी इंप्लीमेंट होता रहे। वाइपो जो है मतलब उसके तरफ से जो गाइडलाइन है वो फॉलो होते रहे। यहाँ आपको याद क्या रखना है कि ट्रिप्स अग्रीमेंट में कौन कौन से IPR जो है कवर होते हैं, ट्रिप्स के अग्रीमेंट में कौन कौन से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कवर होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो कॉपीराइट एंड उससे कोई भी रिलेटेड और राइट्स है, अगर कॉपीराइट्स है, कॉपीराइट एंड रिलेटेड राइट्स वो कवर होंगे। वेरी ऑब्वियस, क्यों? क्योंकि कॉपीराइट तो वहाँ से 1886 के बर्न कन्वेंशन से वो तो रहेगा ही। साथ ही साथ कॉपीराइट एंड रिलेटेड राइट्स में कुछ सर्विस मार्क्स भी होते हैं, सर्विस के मार्क्स वो भी इंक्लूडेड है। देन यू कम टू ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। यस, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस भी रिलेटेड हैं उससे, उसको भी देखता है ट्रिप्स।
इतना ही नहीं देखता है ट्रिप्स, इंडस्ट्रियल डिजाइन तो देखेगा ही, इंडस्ट्रियल डिजाइंस उसको भी देखेगा। पेटेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेटेंट्स को भी इंक्लूड करता है ट्रिप्स अग्रीमेंट। इनफैक्ट ट्रिप्स अग्रीमेंट लेआउट, ओवरऑल जो किसी चीज़ का लेआउट है, कैसा स्ट्रक्चर है, उसको भी कवर करता है। तो टोपोग्राफीज बोल सकते हैं आप उसको, लेआउट डिजाइन को भी कवर करता है ट्रिप्स अग्रीमेंट। इज दैट्स इट। लेआउट डिजाइन किस चीज़ के लिए? इंटीग्रेटेड सर्किट के लिए ना, बिजली वाला जो सामान होता है इंटीग्रेटेड सर्किट के लिए। और कुछ अनडिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन जैसे कि ट्रेड सीक्रेट, जैसे कोका कोला क्या डालती है अंदर, केमिकल कैसे बनाती है, आज तक नहीं पता चला बाहर के लोगों को, उसको बोलते हैं ट्रेड सीक्रेट। तो इसकी भी सेफ्टी सिक्योरिटी देखता है कि ट्रेड सीक्रेट किसी का लीक ना किया जाए, तो ट्रेड सीक्रेट्स को भी कवर करता है। कभी कभी टेस्टिंग का डेटा होता है तो जो नहीं बताया जाता सबको, तो टेस्ट का डेटा को भी जो है यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है। तो ट्रिप्स अग्रीमेंट में ये सारी चीज़ें कवर होती हैं। ओके, तो इंडिया का क्या? इंडिया देखिए WTO का भी मेंबर है और ट्रिप्स अग्रीमेंट से इंडिया जो है कमिटेड है। ओके, अब हमें क्या करना है नेक्स्ट चीज़, ये सारे जो आपके डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं सबको एक एक करके हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे, दैट मीन्स कि सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं डिस्कस करने कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है? मान लीजिए कि कोई क्रिएटर है, उसने कोई लिटरेरी या आर्टिस्टिक वर्क किया हुआ है ना, लिटरेरी किया हुआ वर्क, आर्टिस्टिक वर्क किया हुआ है, जैसे कि ड्रामा है, म्यूजिक है, ये सारी चीज़ें, सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स हैं, साउंड रिकॉर्डिंग है, ये सारी चीज़ें जो उसने की हुई हैं अपने क्रिएशन से, अपने मेंटल वर्क से, उसके ऊपर जो उसका राइट है क्रिएटर का, उसको हम लोग कॉपीराइट कहते हैं, है ना, कॉपीराइट कहते हैं। तो इसमें क्या क्या कवर हो सकता है? बुक्स कवर हो सकती हैं, म्यूजिक कवर हो सकता है, और यही कॉपीराइट के कारण ये मजबूरी है कि मैं बोर्ड पे ऐसे लिख के आपको पढ़ा रहा हूँ PDF नहीं दिखा रहा, खैर नहीं मैं। तो बुक कवर होंगी, म्यूजिक कवर होगा, पेंटिंग कवर हो सकती है, राइट। इसके अलावा कंप्यूटर का जो प्रोग्राम होता है वो भी कवर होगा, डेटाबेस कवर होगा, गेम बनाते हैं लोग वो सारा कुछ कवर होगा, टेक्निकल ड्राइंग्स होती है वो भी कवर होगा, मैप्स किसी ने हैंडमेड बनाया हुआ अच्छे से वो कवर होगा, एडवर्टीजमेंट कवर होंगे। ये सारी चीज़ें जो है कॉपीराइट में कवर होंगी, है ना। आप इसको कॉपी नहीं कर सकते अपने हिसाब से, खास करके कमर्शियलाइजेशन नहीं कर सकते। हालांकि अब इसमें मुझे दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट मत बताने लगेगा, वो अलग चीज़ है। एक फेयर यूज़ करना कॉपीराइट एक्ट में अलाउड है। एनीवे, तो ये होता है कॉपीराइट। इंडिया में कॉपीराइट की गवर्नेंस कैसे की जाती है? इंडिया में कॉपीराइट की अगर गवर्नेंस की बात करें तो ये की जाती है, इसके पीछे एक एक्ट है, वो एक्ट है कॉपीराइट एक्ट 1957 से इंडिया में गवर्नेंस होती है कॉपीराइट की। ओके, जनरल रूल यहाँ पे ये है कि मान लीजिए कि किसी ने कोई अपना आर्टिस्टिक वर्क या लिटरेरी वर्क किया तो उस पर उसका कितने टाइम तक राइट रहेगा। जनरल रूल ये है कि 60 ईयर्स तक जो है उसके राइट्स वैलिड होंगे क्रिएशन पे। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ भी याद रखिएगा कि किसी का मान लीजिए कि ओरिजिनल लिटरेरी वर्क है, म्यूजिकल वर्क है ना, आर्टिस्टिक वर्क है, अगर ये सारी चीज़ें ना लिटरेरी, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक वर्क, तो जो 60 ईयर्स है ना, इंसान जिसने क्रिएट किया था उसके डेथ के बाद से जो है प्लस 60 ईयर काउंट होता है। मर गया उसके बाद 60 ईयर तक वो उसके राइट्स बने रहते हैं। जो भी इंसान जो उसका बाल बच्चा देखेगा, जैसे आपने देखा होगा कि अमिताभ बच्चन ने किसी पे मान लीजिए कि कॉपीराइट अमिताभ बच्चन की कंपनी की तरफ से लग गया क्योंकि उन्होंने हरिवंश राय बच्चन की कविता को जो है अपने यूट्यूब के वीडियो में बोल दिया, तो ये होता है आपकी, क्योंकि मृत्यु को 60 ईयर्स नहीं हुए, राइट। तो ये हो गया आपका, पहला हो गया कॉपीराइट। नाउ वी कम टू द मोस्ट फेमस वन, दैट इज पेटेंट्स। कई लोगों को लगता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मतलब पेटेंट्स, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। पेटेंट क्या होता है? किसी ने कोई इन्वेंशन किया हुआ है तो उसके ऊपर उसको एक्सक्लूसिव राइट्स दिए जाते हैं कि ये आपका इन्वेंशन है। पेटेंट की आप रजिस्ट्रेशन कराते हो तो क्या मिलता है राइट्स लेने से? राइट्स लेने से उस पेटेंट के बेस्ड कोई मान लीजिए कि प्रोडक्ट आएगा तो वो डिसाइड करेगा जिसके पास पेटेंट ओनर है कि उसको पार्टिकुलर किसी और इंसान को वो प्रोडक्ट बनाने की इजाज़त है कि नहीं, कि उसके इन्वेंशन पे बेस्ड। उसके बदले में उसको पैसा दिया जा सकता है जो उसके प्रोडक्ट को, जो प्रोडक्ट बनाएगा उसके इन्वेंशन पे बेस्ड। ये आदमी डिसाइड करेगा जो पेटेंट ओनर है कि उसके इन्वेंशन का कैसे यूज़ किया जाएगा बाय अदर पीपल। प्रॉब्लम ये है कि जहाँ भी पेटेंट की बात आएगी तो पेटेंट शुड बी ऑब्टेन्ड इन ईच कंट्री वेयर द एप्लीकेंट रिक्वायर्स प्रोटेक्शन ऑफ हिज इन्वेंशन। अमेरिका में इन्वेंशन किया, अब प्रोटेक्शन चाहिए इंडिया में, तो हर जगह हर कंट्री में जाकर उसको जो अपना पेटेंट का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा।
लेकिन हर चीज़ पेटेंट हो जाएगी क्या? हर चीज़ पेटेंट हो जाएगी? आप दीवार की तरफ देख के रट्टा लगाते हो, है ना, और इसी बीच में दीवार पे चढ़ने लगते हो, तो आप बोलोगे कि दीवार पे चढ़ के पढ़ाई करना जो है रेंगते हुए, ये हमारा पेटेंट हो गया, अब कोई और नहीं कर सकता, नहीं तो पैसे देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होता। पेटेंट के लिए याद रखिएगा कि पेटेंट सबसे पहले तो याद, कई लोगों को लगता है कि न्यू प्रोडक्ट ही होता है, नहीं, न्यू प्रोडक्ट भी होता है पेटेंट के अंदर, और कोई नया प्रोसेस भी हो सकता है, न्यू प्रोसेस। जैसे मान लीजिए कि अमोनिया का सिंथेसिस के लिए किसी ने प्रोसेस बना दिया, तो प्रोडक्ट तो नहीं है, अमोनिया सिंथेसिस का प्रोसेस, वो भी रजिस्टर हो सकता है पेटेंट में। तो या तो ये न्यू प्रोडक्ट होगा, नहीं तो न्यू प्रोसेस होगा, लेकिन कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी आपको। कुछ कंडीशंस होंगी इसकी, एक तो नॉवेल्टी होनी चाहिए, बिल्कुल नया होना चाहिए, है ना, नॉवेल्टी होनी चाहिए। कुछ लोगों ने ना किसी और कंट्री में पेटेंट कर लिया कि ये जो आपके पत्तों से दोना बनाते हैं, वो तो इंडियन लोगों ने बोला कि यार ये तो गलत है, हम तो दोना तो बहुत हज़ारों साल से यूज़ कर रहे हैं। कुछ लोगों ने हल्दी को पेटेंट कराने की कोशिश की, तुलसी को पेटेंट कराने की कोशिश की, बट इंडिया ने ठीक है WTO में केस वेस फाइल किया और सिचुएशन ठीक है। ओके, तो नोवेल्टी होना चाहिए, है ना, नॉन ऑब्वियसनेस होना चाहिए कि ऑब्वियस है कि भाई इंसान तो रेंग ही लेगा दीवार पे अगर ठीक से पकड़ ले, तो नॉन ऑब्वियसनेस होना चाहिए। और साथ ही साथ उसका कोई ना कोई इंडस्ट्रियल यूज़ दिखना चाहिए, ऐसे रैंडम नहीं कि हम सिर शासन कर रहे हैं इसलिए हमारा पेटेंट हो गया, इंडस्ट्रियल यूज़ दिखना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ना कंडीशन फुलफिल होगी तो पेटेंट के अंदर वो काउंट होगा, प्रोसेस या प्रोडक्ट। गवर्नेंस कैसे होती है पेटेंट्स की? पेटेंट्स की गवर्नेंस के लिए तो मैंने आपको बताया ही कि पेटेंट्स एक्ट है हमारी कंट्री में, 1970 में आया था। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि ये पेटेंट्स एक्ट आज को अमेंड हो गया। इसमें जो अमेंडमेंट किया गया था 2005 में। और अमेंडमेंट क्यों किया गया था आपको पता है? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स WTO का था ना, उससे कंप्लाई कराने के लिए हमने कंट्री में अमेंडमेंट किया था। पेटेंट्स एक्ट 1970 में 2005 में ये अमेंडमेंट किया गया था। किसके लिए? ट्रिप्स के कंप्लायंस के लिए। ट्रिप्स कहाँ का है? WTO का, जो ऑलरेडी पढ़ा दिया। तो इंटरनेशनल लेवल की चीज़ों को कंप्लाई करने के लिए नेशनल लेवल पे चेंजेस किए जाते हैं। इन जनरल जो पेटेंट होता है ना, कुछ नया टेक्निकल सॉल्यूशन होते हैं किसी फील्ड के लिए, ओके। तो ये पेटेंट कितने टाइम के लिए वैलिड होता है? 60 ईयर्स के लिए? नो, एक बार अप्लाई करने के बाद जब तक आप रिन्यू नहीं कराते हैं पेटेंट आपका 20 ईयर्स के लिए वैलिड होता है, ठीक। अच्छा ना, एक चीज़ है, एक शॉर्ट टर्म पेटेंट होता है, उसको हम लोग यूटिलिटी मॉडल बोलते हैं। 1 सेकेंड, पेटेंट से ही मिलती जुलती चीज़ है। मैं ये इमेज को ना हटा देता हूँ यहाँ से। हाँ, पेटेंट से ही मिलती जुलती चीज़ एक होती है, उसको बोलते हैं हम लोग यूटिलिटी मॉडल। यूटिलिटी मॉडल क्या होता है? मान लीजिए कि किसी इंसान को कोई स्किलिंग देनी है, उसके लिए टीचिंग देनी है, एक पर्टिकुलर इंसान के पास एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी टेक्निकल नॉलेज है जिससे उसकी टीचिंग हो जाए। तो शॉर्ट टर्म के लिए, है ना, पेटेंट से मिलती जुलती हैं चीज़, जिसमें कि बहुत इनोवेशन वगैरह का क्राइटेरिया नहीं होता, कंप्लायंस भी बहुत कम होते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए एक राइट दिया जाता है ताकि कोई और इंसान उसके इन्वेंशन को यूज़ ना कर सके, तो उसको बोलते हैं यूटिलिटी मॉडल। आप समझिए कि पेटेंट से मिलती जुलती चीज़ है फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और ये राइट लेने के लिए बहुत कंप्लायंस की जरूरत नहीं पड़ती। यूटिलिटी मॉडल भी उसी तरह का होता है, ये भी, इसमें भी इनोवेशन इन्वेंशन वगैरह इन्वॉल्व होते हैं फॉर शॉर्टर पीरियड। वर्ल्ड में आप देखेंगे यूटिलिटी मॉडल के कितना होता है वैलिडिटी साल, तो आपको बहुत वेरिंग, बहुत सारा डेटा मिलेगा, हर जगह अलग है। लेकिन ऑब्वियसली 6 to 15 ईयर्स होता है, क्योंकि पेटेंट से कम होता है। 6 to 15 ईयर्स जो होता है इसका यूटिलिटी मॉडल के वैलिडिटी होती है, अगर आप इसको रजिस्टर कराओगे तो। कोई भी नोवेल स्टेप हो, प्रोसेस हो, प्रोडक्ट हो, जिसका कोई इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो, है ना, और इसमें बहुत ज़्यादा इनोवेशन वगैरह की बात नहीं आती, तो उसको हम लोग यूटिलिटी मॉडल में रजिस्टर कर सकते हैं फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, 6 to 15 ईयर्स, डिपेंड्स ऑन द कंट्री यू आर अप्लाइंग इन। नाउ कम टू दिस ट्रेडमार्क्स। कॉपीराइट हमने डिस्कस कर लिया, यहाँ पे यूटिलिटी मॉडल हमने डिस्कस कर लिया, है ना, और आपका पेटेंट डिस्कस कर लिया। नाउ कम टू ट्रेडमार्क। आप गूगल करेंगे तो आपको ये इमेजेस मिलेंगी IS कॉरिडोर डालने के बाद आपके गूगल पे। ये आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, है ना, और भी कहीं जगह आपको दिख जाए तो ये जो आप इमेज देख रहे हैं या यहाँ पे देख रहे हैं, ये ना IS कॉरिडोर का ये ट्रेडमार्क है। सो द नेक्स्ट वन इज ट्रेडमार्क्स, है ना, ट्रेड की मार्किंग, है ना, पहचान किसी की, एक साइन होता है जो कि किसी भी गुड्स एंड सर्विस को डिफरेंशिएट करता है किसी और कंपनी या एंटरप्राइज की गुड्स एंड सर्विस से। तो आप यहाँ पे देखेंगे बायजू का एक अलग ट्रेडमार्क है, अनअकैडमी का एक अलग ट्रेडमार्क है, IS कॉरिडोर का अब एक नया ट्रेडमार्क है। तो यही होता है कि एक साइन है, सिंबल है, जो कि डिफरेंशिएट करता है डिफरेंट इंडस्ट्री, मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट एंटरप्राइज को। अच्छा, ट्रेडमार्क क्या इमेज ही हो सकता है? नहीं, ट्रेडमार्क वर्ड भी हो सकता है,
सिंबल भी हो सकता है, कई लोगों का देखिए वर्ड ही ट्रेडमार्क बना हुआ है। ट्रेडमार्क स्लोगन के लिए भी इनफैक्ट रजिस्टर कर सकते हैं। लोगो के लिए, जो आपने लोगो देखा मेरा, वो लोगो था, उसका ट्रेडमार्क रहेगा। ब्रांड की लेबल होती है, वो हो सकता है। नेम, सिग्नेचर, लेटर, न्यूमरल, इन सब का कॉम्बिनेशन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ट्रेडमार्क में रजिस्टर कराई जा सकती हैं। अच्छा, ट्रेडमार्क की वैलिडिटी कितने साल होती है? ट्रेडमार्क जब आप रजिस्टर करते हो तो एक बार के लिए 10 ईयर्स की वैलिडिटी होती है ना। जब आप फाइल करते हो एप्लीकेशन, जब मैं फाइल करूँगा तो मुझे 10 ईयर की वैलिडिटी होगी, उसके बाद आप ऑब्वियसली आप एक्सटेंड करा सकते हो। गवर्नेंस कैसे की जाती है इंडिया में ट्रेडमार्क की? इसके लिए हमारी कंट्री में ये सब इस वाले PT 365 में नहीं है, ठीक है, पिछला वाले में, वहाँ बहुत अच्छे से पढ़ाया था ये सब चीज़। ट्रेडमार्क्स मैंने हालांकि ये सब करा दिया है, लेकिन फिर भी चलो कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 से की जाती है और इसको अमेंडमेंट किया गया है रिसेंटली 2010 में। तो ट्रेडमार्क की गवर्नेंस वहाँ से होती है। बाकी बीच में क्या किया गया है कि ट्रेडमार्क रूल्स भी आए हैं 2017 में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने के लिए। वहाँ पे ट्रेडमार्क के लिए जो फाइल करना है वो ईजी कर दिया गया है, राइट। रैशनलाइज ट्रेडमार्क्स फ़ी की गई है, ज़्यादा फ़ी ना हो कि कंपनी ओपन करने में दिक्कत आने लगे। तो ये सारी चीज़ें इंप्रूव की गई हैं टाइम टू टाइम, रूल्स 2017 से। तो वो पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, यूटिलिटी मॉडल यहाँ पे हो गया है, राइट। अब यहीं पे इंडस्ट्रियल डिज़ाइन देख लेते हैं, फिर ये 2-3 चीज़ें बचेंगी। तो अब हम देखेंगे यूटिलिटी मॉडल हमने कर लिया, पेटेंट कर लिया, अब हम देखेंगे इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। नाम से पता चल रहा है ना आपको, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन क्या होता है, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे की जाती है? इसकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमारी कंट्री में है द डिजाइंस एक्ट 2000 का। अच्छा, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन क्या होगी? आपने कई बाइक वगैरह का शेप देखा होगा, एक पार्टिकुलर शेप में होता है वो, और कोई कॉपी नहीं कर पाता उसको, इनको इंडस्ट्रियल डिज़ाइन कहते हैं, है ना। कोका कोला की बॉटल देखिए आप एक बार, उसका एक पार्टिकुलर शेप है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में कवर होती हैं। कहें कि कोई खास शेप है, कन्फिग्रेशन है ना, पैटर्न है, किसी पार्टिकुलर कॉम्बिनेशन में कलर लगाया गया है, ये सारी चीज़ें इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में कवर हो सकती हैं, है ना। 3 डायमेंशनल चीज़ें भी कवर हो सकती हैं। कहीं ना कहीं ये किसी आर्टिकल की ना ऑर्नामेंटल या एस्थेटिक वैल्यूज़ को बताता है कि देखने में कैसा लगता है, एस्थेटिक से रिलेटेड है ये। इसमें 3D फीचर भी हो सकते हैं शेप कन्फिग्रेशन में, याद रखिएगा। अच्छा, अब एक बार आप इंडस्ट्रियल डिज़ाइन रजिस्टर कराओगे ना या इस एक्ट के थ्रू, तो आपकी वैलिडिटी कितने साल की होगी? 15 ईयर्स की होगी। फिर आप रिन्यू कराओ। पेटेंट डन, ट्रेडमार्क डन, कॉपीराइट डन, यूटिलिटी मॉडल, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन बोथ डन, ठीक। अब क्या बचा है? प्लांट ब्रीडर्स राइट, ट्रेड सीक्रेट और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो अब हम लोग देखते हैं ट्रेड सीक्रेट्स क्या होते हैं। कोका कोला का जो कैसे वो बनाता है, क्या केमिकल डालता है, कितना पानी डालता है, कितना आग डालता है, कितना उसमें क्या भी डालता है, ये चीज़ें आज तक पूरी डिस्क्लोज नहीं की गई हैं। वो उसका ट्रेड सीक्रेट है। ट्रेड सीक्रेट हर जगह नहीं होता, सारी कंपनी का नहीं होता, कुछ कंपनीज का होता है। तो ट्रेड सीक्रेट खास करके आप देखें बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज का होता है, वो लोग 200 साल 100 साल से छुपाए बैठे हैं। तो ये क्या होता है? कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है ना। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है जिसकी लाइसेंसिंग की जा सकती है या लाइसेंस को बेचा जा सकता है। तो होगा क्या इसमें? कोई मान लीजिए कोई फार्मूला यूज़ कर रहा है पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, वो फार्मूला उसका ट्रेड सीक्रेट हो सकता है। कोई रेसिपी है खाना बनाने की, लखनऊ के नवाब आज तक कहाँ बताते हैं कि कौन सा मसाला यूज़ कर रहे हैं? बाहर वालों को बताते हैं क्या? नहीं बताते कि कौन सा मसाला यूज़ कर रहे हैं अपनी बिरयानी में। तो फार्मूला हो सकता है, बहुएँ आती हैं, बेटियाँ आती हैं, वही सीखती हैं, जानती हैं, या घर वाले जानते हैं। तो फार्मूला हो सकता है, रेसिपी हो सकता है, राइट। कोई और पैटर्न टेक्निक हो सकता है, कोई मेथड हो सकता, कोई प्रोग्राम हो सकता है, कोई भी चीज़ ऐसी छुपानी है जिसको बताने के बाद जो है अगर बता दें तो बाकी सभी वैसा ही प्रोडक्ट बनाने लगेंगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो है ट्रेड सीक्रेट में आ सकती हैं। और ट्रेड सीक्रेट जो है एक बार अप्लाई करने के बाद जो है वैलिड रहते हैं एज लॉन्ग एज वन डज नॉट डिस्कवर इट इंडिपेंडेंटली। कोई और मान लीजिए कि इंडिपेंडेंटली डिस्कवर कर ले, विदाउट कॉपिंग, विदाउट चीटिंग कहें आप, और विदाउट स्टीलिंग, अगर कोई इंडिपेंडेंटली डिस्कवर कर ले। अब मैं बिरयानी बनाने लगूँ और मैं भी बिल्कुल जो है लखनऊ के नवाब फैमिली जैसा बनाने लगूँ, मेरी भी मसाला वसा आ जाए, तो क्या वो बोलेंगे नहीं तुमने हमारा चोरी कर लिया? ऐसा थोड़े ना। अगर इंडिपेंडेंटली मैंने डिस्कवर कर लिया तो ठीक है। तो ये नेचुरली जो है आपके वैलिड रहते हैं ट्रेड सीक्रेट्स। तो आपको प्रोटेक्शन जो मिलती है स्टीलिंग से मिलती है, ठीक। अभी तक आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर नया ड्रग कंपोजिशन,
बिजनेस का मॉड्यूल, प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें कवर हो सकती हैं किसी न किसी अंदर। ड्रग वगैरह वाले जनरली पेटेंट्स में कवर होते हैं। नाउ वी विल सी दिस प्लांट ब्रीडर्स राइट। प्लांट ब्रीडर्स राइट या आप कह सकते हैं प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन। प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन ये क्या है? प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन कौन सा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है? ये राइट जो हैं फार्मर को भी दिए जाते हैं और जो ब्रीडर्स हैं, जो नई वेराइटी डेवलप करे ब्रीडिंग करा के प्लांट की, उन ब्रीडर्स को भी दिए जाते हैं। फार्मर्स एंड ब्रीडर्स दोनों को जो है दिए जाते हैं। क्यों? ताकि वो एनकरेज हों टू डेवलप न्यू वेराइटीज, हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स एंड प्लांट्स। इसके पीछे इसके पीछे एक्ट क्या है? वेरी फेमस एक्ट, पीपीवी एंड एफआर एक्ट 2001। पीपीवी एंड एफआर एक्ट 2001 का मतलब है प्रोटेक्शन ऑफ, पीपीवी एंड एफआर एक्ट का मतलब है द प्रोटेक्शन ऑफ, नोट कर लीजिएगा, प्रोटेक्शन ऑफ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, प्रीलिम्स के लिए, ओके? पिछली बार भी आया था। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट, इस बार के पीटी 365 में नहीं है हालांकि। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट, दोनों को देता है राइट, बैलेंस बना के, फार्मर्स राइट्स। और ये एक्ट कब आया था? ये एक्ट आया था 2001 में। तो पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, प्लांट ब्रीडर्स राइट हो गया, यूटिलिटी मॉडल डिजाइन हो गया, ट्रेड सीक्रेट हो गया। लास्ट आपका मोस्ट फेवरेट क्या है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस क्या होते हैं जानते ही हो आपको, तो रिसेंट वाले कुछ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन याद भी रखने होते हैं। मैपिंग में मैं सारा कवर करा ही रहा हूँ। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, इंडिकेट मतलब बताना कि जो है पार्टिकुलर प्रोडक्ट किस ज्योग्राफी से आया। दार्जिलिंग टी जो है उसको दार्जिलिंग एरिया के लिए मिला हुआ। अब तमिलनाडु में कोई टी वेराइटी होगी तो उसको हम लोग दार्जिलिंग टी नहीं बोल सकते, बोलो उनके पास राइट्स नहीं है। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यही होता है। किस चीज़ पे हो सकता है ये? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पे हो सकता है, किसी नेचुरल प्रोडक्ट पे हो सकता है। मान लीजिए कि कोई नेचुरल प्रोडक्ट है, फॉरेस्ट से पार्टिकुलर एक जो है वहाँ से हनी निकलती है ना, हनी बीज वहाँ पे एक पार्टिकुलर किसी फॉरेस्ट, मैनग्रोव फॉरेस्ट है मान लीजिए सुंदरबन, और उसको कल को मिल जाए कि सुंदरबन का मैनग्रोव फॉरेस्ट का जो हनी है उसको हमने दे दिया ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, तो हो सकता है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो सकता है, बाकी नेचुरल प्रोडक्ट हो सकता है ना, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट भी हो सकता है, लेदर गुड्स वगैरह जैसे होते हैं कई सारे, वो किसी पार्टिकुलर रीजन में हो, है ना, या किसी पार्टिकुलर कंट्री से आता हो, तो उसको हम लोग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दे सकते हैं। होता क्या है ना कि किसी कहते हैं कि मतलब अगर ये प्रोडक्ट यहाँ से बना, जैसे बासमती है तो मध्य प्रदेश वाले चावल को जो है बासमती को टैग नहीं मिल रहा, वो कह रहे हैं कि नहीं, बासमती की रियली जो स्पेसिफिक क्वालिटी है ना, स्पेसिफिक क्वालिटी है वो नॉर्दर्न हिमालयन फूट हिल्स के पास ही मेंटेन हो रही है, तो उसी को हम लोग बासमती बोलेंगे। इनफैक्ट पाकिस्तान भी बासमती रजिस्टर कराना चाह रहा है यूरोपियन यूनियन के पास, लेकिन नहीं वहाँ पे उसको इजाज़त मिल रही। इंडिया क्लेम कर रहा है कि नहीं, जो इंडिया में होता है वही खाली बासमती, हम तो मध्य प्रदेश में भी बासमती नहीं मानते, इंडिया के अंदर भी, तो पाकिस्तान कैसे हो गया? तो स्पेसिफिक क्वालिटी होती है उस पार्टिकुलर प्लेस में ऑरिजिन के कारण, है ना। रेपुटेशन होता है प्रोडक्ट का। दार्जिलिंग टी की रेपुटेशन कोई और कैसे ले लेगा? श्रीलंका का टी ले लेगा क्या, या मलाबार का टी ले लेगा? नहीं ना, कहीं ना कहीं उसका जो ऑरिजिन है ना प्लेस, उसके कारण उसमें कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज़ हैं, उसकी रेपुटेशन बनी हुई है। अच्छा, इसके लिए एक्ट है क्या? ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट, थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था। ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स, ब्रैकेट में लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, इसके थ्रू जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की हमारे कंट्री में गवर्नेंस होती है। तो ये सारे आपके डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होगा। अब दो टर्म बता दे रहा हूँ। एक टर्म है एवर ग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स, सूखने न देना है पेटेंट पे राइट, एवर ग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स। ये न्यूज़ में क्यों रहता है? ये टर्म क्या है? देखिए, मान लीजिए कि किसी ने दवाई बनाई, अब कैंसर का इलाज है, ठीक है, अब उसकी वैलिडिटी है कि एक टाइम के बाद वो जो है आपका पेटेंट चला जाता है और कोई भी जो है उस केमिकल का यूज़ करके कॉम्बिनेशन नई दवाई बना सकता। अब वो नई दवाई बनाएगा तो जो ओरिजिनल पेटेंट होल्डर था जिसका एक्सपायर हो गया तो उसको तो पैसे नहीं देगा। तो ऐसे में क्या करते हैं ना, खास करके दवाई कंपनी वगैरह क्या करेंगे ना कि दवाई का इम्पैक्ट वही रहेगा,
इलाज वही चीज़ होगी, कैंसर की होगी, लेकिन केमिकल बदल देंगे, बोलेंगे कि देखो हमने केमिकल बदला है तो नया इनोवेशन है तो अब हमें नया पेटेंट दे दो। तो इस तरह से पेटेंट मेंटेन रहता है। तो एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट ये बड़ी खराब चीज़ है। तो इंडिया में इस चीज़ को अलाउ नहीं किया जाता। इंडिया में ये कहना है कि आपने कॉम्बिनेशन बदला, उससे फर्क नहीं है, जो फाइनली इम्पैक्ट आया दवाई का, क्या उस इम्पैक्ट में कोई चेंज हुआ है, कोई नया चेंज हुआ है, कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है? अगर नहीं तो फिर आप बस केमिकल रिप्लेस कर रहे हो, तो हम उसको जो है एवरग्रीनिंग नहीं करने देंगे। तो इंडिया का जो पेटेंट्स एक्ट है, थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको बताया, जो पेटेंट्स एक्ट है ना, कब आया था? 1970। अमेंडमेंट कब किया? ट्रिप्स के लिए, 2005, भूले ना, ट्रिप्स के लिए। ये जो पेटेंट एक्ट है आपके इंडिया में, उस पेटेंट एक्ट में एक चीज़ है, वो है पेटेंट एक्ट में चीज़ जो है वो सेक्शन 3D है ना। सेक्शन 3D जो है इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 एज अमेंडेड इन 2005 ड्यू टू ट्रिप्स, उस ट्रिप्स को ऐसे लिख दिया, ओके, ट्रिप्स, उसमें याद रखिएगा कि एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट इस तरह से अलाउड नहीं है। आप माइनर चेंज करके, इनसिग्निफिकेंट चेंज करके रिन्यू नहीं कर सकते पेटेंट का, अलाउड नहीं। उसकी स्टडी की जाती है कि आपने क्या चेंज किया। अगर आप माइनर इनसिग्निफिकेंट चेंज कर रहे हो, बस केमिकल रिप्लेस कर रहे हो, तो दिस इज़ नॉट अलाउड, है ना। ये कंसर्न आया था क्योंकि आपके फार्मास्यूटिकल कंपनी जो फॉरेन की हैं वो बहुत महंगी दवाई बनाती हैं, और ये न्यूज़ में आया था किस लिए? ये न्यूज़ में आया था नोवार्टिस का जो इशू हुआ था, ये पिछली बार भी पढ़ाया है। नोवार्टिस कौन सा ड्रग बनाती है? कैंसर का ड्रग ग्लाइवेक। इन्होंने इसको बार बार एवरग्रीनिंग कराने की कोशिश की। इंडिया में डिसीजन दे दिया गया कि नहीं, एवरग्रीनिंग नहीं होगी। तो इसी एवरग्रीनिंग नहीं होगी तो फिर क्या होगा? एवरग्रीनिंग नहीं होगी तो जो चीज़ होती है वो कहलाती है आपकी एक सेकेंड, इसको हटा रहा, हाँ, एवरग्रीनिंग नहीं होती है तो जो चीज़ कहलाती है उसको हम लोग बोलते हैं कंपल्सरी लाइसेंसिंग। तो दूसरा टर्म आपको क्या जानना है? कंपल्सरी लाइसेंसिंग। अगर आप 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो द बेस्ट कोचिंग ऑफ इंडिया यू कैन ज्वाइन एट 11,000, वी आर टीचिंग बेटर दैन एनीवन। और अगर आप 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो चुपचाप आप पढ़ाई करिए, एग्जाम क्वालिफाई करिए। कंपल्सरी लाइसेंसिंग क्या होती है? तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज क्या करते हैं, उसके बाद जो पेटेंट जो एक्सपायर हो गया उसके बाद कोई और उस पर बना सके। लेकिन कंपल्सरी लाइसेंसिंग जानबूझ के खास करके दवाई वाले केस में बहुत की जाती है कि इसमें कहीं ना कहीं कंपल्सरी लाइसेंसिंग के देखिए प्रोविजन अलग अलग हो सकते हैं कि कब देना है कंपल्सरी लाइसेंसिंग, कितने साल बाद करनी है, 20 साल बाद या क्या। लेकिन कंपल्सरी लाइसेंसिंग इन जनरल का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट अथॉरिटी अपनी मर्जी से किसी कंपनी के जो लाइसेंस है ना उसको थर्ड पार्टी को दे सकती है कि आप इसका यूज़ करो, लाइसेंस का कोई दिक्कत नहीं है। और जो पेटेंट होल्डर है, जैसे नोवार्टिस यहाँ पे था पेटेंट होल्डर ग्लाइवेक के लिए, उससे जो है कंसेंट की भी ज़रूरत नहीं समझती गवर्नमेंट। ये क्यों करती है गवर्नमेंट? खास करके दवाइयों वगैरह के लिए, ताकि जेनरिक दवाइयाँ बन सके और लोगों की जान बच सके और सस्ते में दवाइयाँ आ सके। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर डिसीजन भी दे दिया कि ये गलत नहीं है। सो ये सारा आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में हम लोग मिलेंगे तो पॉलिसीज वगैरह कुछ देख लेंगे। मेनली जो समझने की बात थी पेटेंट क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, वो हो गया। अब आगे काम जो है आसान है, कुछ मैं आपको इंडेक्स वगैरह पढ़ा दूंगा, 2-3 साल का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। जो अमेंडमेंट रूल वगैरह है नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।